हेलो, हाय, हाउ आर यू? जैसे कि आपकी स्क्रीन में आपको पिक्चर दिख रही है कि एक बच्चा जो है बुक्स को पढ़ रहा है। तो जाहिर है आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, जिस टॉपिक के बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, दैट इज़ रीडिंग। तो हम आज जो है पढ़ाई के बारे में, पढ़ने के बारे में बात करने जा रहे हैं। हमारा पिछला जो लेक्चर या वीडियो रहा था वो भी रीडिंग स्किल के रिगार्डिंग ही था। तो उसी स्किल का पार्ट 2 आज हम करेंगे। तो रीडिंग स्किल में हमने पिछले वीडियो में उसके मेथड्स की हमने बात कर ली थी कि किन किन मेथड्स के थ्रू एनहांस किया जा सकता है अपनी रीडिंग स्किल को। तो आज जो है हम रीडिंग स्किल के अंडर क्या पढ़ने जा रहे हैं वो रहेगा हमारा बैरियर्स ऑफ द रीडिंग स्किल, पठन कौशल के विकास की समस्याएं एंड मेजर्स टू करेक्ट रीडिंग डिफेक्ट्स, पठन संबंधी दोषों को दूर करने के उपाय। तो इन दो चीज़ों के बारे में जो है हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए जल्दी से अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, पॉइंट पे आते हैं। बैरियर्स ऑफ रीडिंग स्किल और पठन कौशल के विकास की समस्याएं। तो पहली जो समस्या रहती है पढ़ने की मोस्टली बच्चों में, वो रहती है लैक ऑफ मोटिवेशन। बच्चों में जो है मोटिवेशन की कमी देखी जाती है। पढ़ने की बात करें या किसी भी काम को करने की बात करें, किसी भी काम के रिगार्डिंग हम देखें तो सबसे पहले हमारी डेडिकेशन और मोटिवेशन जो है मैटर करती है। तो पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पहले मोटिवेटेड होना। सेकंड, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ध्यान की कमी होना, कि हम एक काम तो कर रहे हैं लेकिन पढ़ तो हम रहे हैं लेकिन हमारा ध्यान ना होने के कारण हम सिर्फ उसको पढ़ ही रहे हैं, सिर्फ उसको प्रोनाउंसिएट ही कर रहे हैं, लिपसिंग ही कर रहे हैं उसको पढ़ते हुए, लेकिन क्या हम पढ़ रहे हैं, उस पढ़ने से क्या हमें समझ आया, क्या हमारे दिमाग में जाएगा जा रहा है, वो चीज़ वो प्रोसेस जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाती है बिहाइंड द रीजन कंसंट्रेशन। नेक्स्ट, साइज ऑफ द बुक। जब भी हम कुछ चीज़ पढ़ते हैं, कोई भी कंटेंट पढ़ते हैं, तो हम सबसे पहले साइज ऑफ द बुक देखते हैं कि कितनी मोटी किताब है, कितना इसको टाइम लगेगा पढ़ने में, या कितने टाइम में मैं इसे कंप्लीट कर सकता हूँ। अगर बुक के अंदर का कंटेंट बहुत ही इंटरेस्टेड है, जो लर्नर है, जो रीडर है, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कंटेंट है, तब तो वो कितनी भी मोटी बुक हो वो उसे ख़त्म करेगा। लेकिन अगर टेक्स्ट बुक की हम बात करें कि टेक्स्ट बुक को अपने लिमिटेड पीरियड में पढ़ना है, ख़त्म करना है, और दूसरी प्रॉब्लम, उस टेक्स्ट बुक में जो कंटेंट है वो लर्नर या पढ़ने वाले के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसका साइज़ देखकर, उसका मीन्स बुक का साइज़ देखकर ही जो है मोरल डाउन हो जाता है। तो बुक का साइज़ एंड बुक में अवेलेबल कंटेंट्स वो होने चाहिए अकॉर्डिंग टू लर्नर्स नीड। नेक्स्ट, लैक ऑफ ग्रामेटिकल एंड लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंस। इसे और नेक्स्ट पॉइंट को मैं इकट्ठे एक्सप्लेन कर देती हूँ। इग्नोरेंस ऑफ लैंग्वेज, कोई भी व्याकरणिक भाषाई दक्षता, जिस भी चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिस भी टेक्स्ट बुक को, कॉमिक को, नोवेल को, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिस भी चीज़ को हम पढ़ रहे हैं, जिस भी भाषा में हम पढ़ रहे हैं, अगर उस भाषा का ज्ञान हमारे पास नहीं है, या लिपि की अज्ञानता की बात करें कि हमको वो भाषा ही नहीं आती है, तो वो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वहाँ पे काला अक्षर भैंस बराबर वाली अवस्था रहेगी। दूसरा, लैक ऑफ ग्रामेटिकल एंड लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, अगर हमें भाषा का तो ज्ञान है, जिस भाषा में अवेलेबल कंटेंट को हम रीड कर रहे हैं, लेकिन उस भाषा विशेष या उस भाषा को बनाने वाले व्याकरण, ग्रामर का हमें नॉलेज नहीं है, उस ग्रामर के ज्ञान से हम अनभिज्ञ हैं, तो उस भाषा को पढ़ते समय उस भाषा का यूज़ करने के पीछे जो ग्रामेटिकल रूल एंड रेगुलेशंस फॉलो किए गए हैं, या फिर जो रूल एंड रेगुलेशन रहते हैं, तो उनका नॉलेज ना होने के कारण हम उन सेंटेंसेस या फिर उन कंटेंट्स को जो है अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग समझते हैं, ना कि ग्रामेटिकल फैक्ट्स के आधार पर। तो पढ़ने के लिए ज़रूरी है पहली कि भाषा आनी चाहिए, दूसरी उस भाषा का व्याकरणिक ज्ञान, ग्रामेटिकल जो है नॉलेज भी हमें होना चाहिए। तभी हमें पता चलेगा पर्यायवाची शब्द और समानार्थी शब्द में क्या अंतर है। सिनोनम
सिनोनिम माफ़ कीजिए, सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स में क्या अंतर है, तभी हमें इन चीज़ों के बारे में पता चलेगा। नेक्स्ट, विजुअल इम्पेयरमेंट, दृष्टि दोष। अगर किसी बच्चे को विजुअल इम्पेयरमेंट है, कोई बच्चा देखने के रिगार्डिंग उसे प्रॉब्लम है, वो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष कुछ भी हो सकता है। चौक बोर्ड पे लिख रहे हैं तो बच्चा लास्ट बेंच पे बैठ रहा है, दूर दृष्टि दोष उसे है। तो ये सारे बैरियर्स भी जो हैं रीडिंग स्किल को एनहांस करने में या रीडिंग स्किल को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के ड्यूरिंग सक्सेसफुल होने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। नॉट यूजिंग करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स, सबसे मेन जो रोल रहता है किसी भी लैंग्वेज की हम बात करें, ABCD कोई भी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, फ्रेंच, जापानीज, कोई भी भाषा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिन भी पंक्चुएशन मार्क का यूज़ किया जाएगा ड्यूरिंग मेकिंग सेंटेंस या फिर ड्यूरिंग एक्सप्रेस हर और हिज आइडियाज़ एंड थॉट्स, उन इमोशंस को, उन भावों को लिखते समय, पढ़ते समय जो भी पंक्चुएशन मार्क्स, विराम चिन्ह लगाए जाते हैं, वो एप्रोप्रिएट प्लेसेस पे लगाए जाने चाहिए। अन्यथा क्या होगा, पूरे वाक्य का कहने का भाव जो है परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, देखिए पहला उदाहरण, रोको मत जाने दो। अब मेरी ओरल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज में मैं कह रही हूँ रोको मत जाने दो। रोको मत के बाद मैं जो विराम ले रही हूँ, मैं जो पॉज ले रही हूँ, उससे सुनने वाले को पता चल रहा है कि मैं कह रही हूँ रोको मत भाई, जाने दो। लेकिन जब इसी बात को मैं रिटर्न फॉर्म में प्रेजेंट करना चाहूँगी तो रिटर्न फॉर्म में तो पता नहीं है, मैं ये नहीं लिखूंगी रोको मत, मैंने थोड़ा सा पॉज लिया या विराम लिया, आफ्टर दैट आई एम सेइंग जाने दो, तो ये चीज़ तो मैं नहीं लिखूंगी। तो इस ओरल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज को रिटन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज में कैसे प्रेजेंट करना है एज इट इज़, उसके लिए पंक्चुएशन मार्क का यूज़ किया जाएगा। जैसे दूसरे सेंटेंस में खाली एक कॉमा से जो है सेंटेंस का पूरा मीनिंग चेंज हो रहा है, जो है रोको मत जाने दो, कि इसे रोक लो, आगे जाने मत दो। तो देखिए इस होल सॉरी इन दोनों एग्जाम्पल में सिर्फ एक पंक्चुएशन मार्क्स का अंतर है। अगर इसका यूज़ नहीं किया जाएगा तो कहने का पूरा मतलब, पूरा भाव ही चेंज हो जाएगा। तो ये भी लिखने वाले के लिए, पढ़ने वाले के लिए, मोस्टली लिखने वाले के लिए बहुत ज़रूरी है कि करेक्ट यूज ऑफ प्रोनाउंसिएशन, पंक्चुएशन मार्क्स। नेक्स्ट, रॉन्ग इमिटेशन, गलत अनुकरण। जब भी कोई बच्चा या फिर कोई भी इंडिविजुअल जो न्यू लैंग्वेज को सीख रहा है, न्यू लैंग्वेज लर्निंग कर रहा है, उसे स्टार्टिंग में ही जो उसका बिगनिंग स्टेज रहेगा, उस बिगनिंग पीरियड में ही उसे गलत इमिटेशन करने से रोका जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इमिटेशन एक ऐसा, कोई भी लर्निंग हम कर रहे हैं अपनी होल लाइफ में, पूरी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को सीखने का सबसे आसान, सस्ता, किफ़ायती तरीका होता है इमिटेशन, नकल करना, चीज़ों को देखना, उसका अनुकरण करना, उसकी बार बार प्रैक्टिस करना। तो जब हम किसी भाषा को सीख रहे हैं तो भाषा में रॉन्ग इमिटेशन नहीं किया जाना चाहिए। मान लीजिए कोई बच्चा बड़ों को देख रहा है, सुन रहा है, जो शिमला को सिमला कह रहे हैं, श और स का झोल हो रहा है, तो जब बच्चा देखेगा कि ABCD पर्सन, शिमला जाऊंगा, शिमला में रहता हूँ, शिमला में, शिमला शिमला से आया हूँ, इस प्रकार के सेंटेंसेस को प्रोनाउंसिएट करेगा, तो बच्चा उन शब्द को, वो शिमला को शिमला ही पढ़ेगा। तो इमिटेशन जो है गलत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, इग्नोरेंस ऑफ उर्दू एंड अदर लैंग्वेजेस। उर्दू और अलग जो भाषाएं हैं, अलग भाषाओं की बात करें तो मोस्टली हम अपने डेली रूटीन में बात करते हैं, यूज़ करते हैं उर्दू फारसी शब्द। उर्दू, अरबी, फारसी शब्दों का हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे तकलीफ़, नाराज़, रोज़ाना, तकल्लुफ़, ये सारे जो है उर्दू फारसी शब्द हैं। और हमारे अरबी शब्द जैसे जहाज, जिसे हम ज को ज़्यादा फोर्स करते हैं, ज़्यादा दबाव देते हैं ज को बोलते हुए, जाना, जीनी, जहाज, मजबूत, ये वो शब्द हैं उर्दू फारसी अरबी शब्द जिनको हम अपनी डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। अगर हम ऐसे कुछ कंटेंट पढ़ रहे हैं, ऐसे कोई मान लीजिए अगर मैं एक एग्जांपल दूं, जो गज़ल प्रेमी होते हैं,
गज़लों में मुख्यतः मेनली जो हैं, जो कीवर्ड्स होते हैं वो होते हैं उर्दू, फ़ारसी और अरबी के। अगर हमें उन शब्दों का नॉलेज ही नहीं है तो वो गज़ल हमको समझ नहीं आएगी। तो रीडिंग स्किल को एनहांस करने के लिए डिपेंड करता है आप कौन सा कंटेंट, किस काइंड का कंटेंट जो है पढ़ रहे हो। उसके लिए ज़रूरी है, मोस्टली अगर हम बात करें डेली रूटीन टाइप की बात करें, तो उर्दू, फ़ारसी, अरबी शब्दों का जो ज्ञान जो है होना चाहिए। नेक्स्ट, ह्रस्व और दीर्घ मात्राओं का अज्ञान। ये इसे मैं इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कर पाई हूँ, तो इसे मैंने हिंदी में ही लिखा इस पॉइंट को। तो ह्रस्व और दीर्घ मात्राओं का अज्ञान। अब दीर्घ मात्राओं शब्द से आपको क्लियर है, दीर्घ मात्रा, जो दीर्घ मतलब लंबी मात्रा, लंबी मात्रा मतलब बड़ी मात्रा, जैसे आ, ई, ऊ, की, ये मात्रा है, ये है दीर्घ मात्रा। और ह्रस्व अब यहाँ पे कंफ्यूज कर रही है, थोड़ा टिपिकल सा ग्रामेटिकल शब्द हो गया। तो ह्रस्व मतलब जिसे बड़ा नहीं किया जा सकता, जो नाचीज है, जो छोटी सी एक वस्तु है जिसे बड़ा नहीं किया जा सकता, जो अपनी बड़ी महत्व जो है नहीं रखती है। और यहाँ पे इस सेंटेंस में, इस पॉइंट में ह्रस्व शब्द का मतलब है दीर्घ मात्राएं। आप समझ गई? सेम उसी का उल्टा छोटी मात्राएं, जैसे अ, इ, उ, ए, ये सारी मात्राएं। तो ये है छोटी मात्रा। इन शॉर्ट अपनी अपने नॉर्मल लैंग्वेज में कहूँ तो छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा का ज्ञान होना भी ज़रूरी है। मोस्टली हम देखते हैं स्पेलिंग मिस्टेक, वर्तनीगत अशुद्धियाँ जो देखी जाती है, मात्राओं का बेड़ा गर्क किया होता है। हर कोई मात्रा हर कहीं लगाई होती है। अंकी बिंदी, उसका मतलब आधा म आधा न है, लेकिन कहाँ पे किस रूप में वो अंकी बिंदी यूज होनी है उसका ज्ञान नहीं है। अनुस्वार अनुनासिक का कोई ज्ञान नहीं है और है में कोई अंतर नहीं है। तो ये सारी जो गलतियां हैं वो है ह्रस्व और दीर्घ मात्राओं का अज्ञान होने के कारण। तो इसका ज्ञान होना ज़रूरी है, पढ़ने के लिए भी, पढ़ने के बाद जो मतलब समझ आ रहा, भाव समझ आ रहा, उसके लिए भी और लिखने के लिए भी। तो अब हम बात करते हैं मेजर्स टू करेक्ट रीडिंग डिफेक्ट्स, कि रीडिंग डिफेक्ट्स के डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए क्या क्या हम प्रैक्टिस या उपाय जो है कर सकते हैं। फर्स्ट, फ्रिक्वेंसी रेपिटेशन, आवृत्ति पुनरावृत्ति। जो भी हम पढ़ रहे हैं अगर उसमें हमारी कुछ गलतियां हैं, नहीं पढ़ा जा रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी है जो भी हम पढ़ रहे हैं उसकी रेपिटेशन की जाए। उस आवृत्ति मतलब वैसे देखा जाए तो दोनों शब्द का सेम सेम ही मतलब है, आवृत्ति पुनरावृत्ति। आवृत्ति मतलब उसकी आवृत्ति करना, बार बार बोलना, और पुनरावृत्ति बार बार बोलना। सेम ही मतलब है शब्दों का, कि जो भी हम पढ़ रहे हैं, गलत उच्चारण कर रहे हैं या कुछ दिक्कत आ रही है बोलने में, तो उनको हम रिपीट करेंगे, बार बार बोलेंगे, और बार बार बोल बोल कर जो है इमिटेशन कर करके जो है हम उसे सही उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट, रिलोकेशन एंड ट्रांसफेरेंस। जो भी बच्चा, अगर मान लीजिए स्कूल में हम पढ़ा रहे हैं, स्कूल कॉलेज में हम पढ़ा रहे हैं, कोई बच्चा गलत उच्चारण कर रहा है, गलत प्रोनाउंसिएट कर रहा है शब्दों को, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उन बच्चों का स्थान परिवर्तन कर देना चाहिए। जिस जहाँ वो बच्चा बैठा है, अगर उसका दोस्त भी गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा है, गलत उच्चारण कर रहा है, तो उसे, उसके दोस्त जो गलत उच्चारण कर रहा है उसी के साथ नहीं बिठाया जाना चाहिए। उसे क्या करना चाहिए? उसकी सीट से उठाकर जो बच्चे बिल्कुल सही प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं उनके बीच में बिठा दिया जाना चाहिए, ताकि वो उनको इमिटेशन करे, उनकी उनकी प्रोनाउंसिएशन को सुने और अपनी गलत प्रोनाउंसिएशन को जो है इम्प्रूव करे। नेक्स्ट है एम्बिग्यूटी और हैज़नेस सॉल्यूशन, अस्पष्टता निवारण। जो भी बच्चे अस्पष्ट और शीघ्र गति से ना बोलने वाले बालक, मान लीजिए कोई बच्चा रुक रुक कर बोलता है, धीरे धीरे पढ़ता है, या श और स वाला झोल कर रहा है, तो उस बच्चे को क्या करना चाहिए? उसकी जो गलत उच्चारण है, जो भी वो गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा है, लिख रहा है, पढ़ रहा है, उसको क्लैरिटी देनी चाहिए। उसे बताना चाहिए कि आपने क्या गलत लिखा है और इसे कैसे सही लिखना है। तो उसकी एम्बिग्यूटी का जो है निवारण किया जाना चाहिए। मेडिकल मेथड और मेडिकल एडवाइस। अगर कोई बच्चा उच्चारण करते समय फिजिकली जो है बहुत
प्रॉब्लम फेस कर रहा है, बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करके वो है उच्चारण कर पा रहा है, या उसे बहुत दिक्कत हो रही है, तुतला रहा है, वो हकला रहा है, बोलने में दिक्कत हो रही है उसे, तो उस अवस्था में आइडेंटिफाई बाय द टीचर, बाय द पेरेंट्स, उसे मेडिकल चेकअप के लिए जो है भेजा जाना चाहिए, डॉक्टर के पास भेजा जाना चाहिए, मेडिकल एडवाइस उसे दी जानी चाहिए, ताकि उस चीज़ को इम्प्रूव करके वो रीडिंग स्किल को एनहांस कर सके। रेमेडीज एंड डायग्नोस्टिक मेथड, उपचारात्मक एवं निदानात्मक विधि। रेमेडीज मतलब एक बार नहीं समझ आया फिर उसको बताना, रेमेडी देनी, फिर उसे समझ नहीं आया फिर किसी दूसरे एग्जाम्पल से समझाना, फिर बच्चे को समझ नहीं आया तीसरे एग्जाम्पल, तीसरी तरीके से, तीसरी टेक्निक या मेथोडोलॉजी को अप्लाई करते हुए जो है उसे समझाना। एंड डायग्नोस मीन्स कि बच्चा क्यों समझ नहीं पा रहा है, उस प्रॉब्लम को फर्स्टली आइडेंटिफाई करना, उसकी प्रॉब्लम क्या है, किस बिहाइंड द ABC रीज़न, वो क्यों नहीं समझ पा रहा है, बार बार समझाने पर भी, रेमेडियल टीचिंग कराने पर भी वो समझ नहीं पा रहा, तो डायग्नोस करना उसकी प्रॉब्लम को, क्यों नहीं समझ पा रहा है, और उसकी प्रॉब्लम को डायग्नोस या आइडेंटिफाई करने के बाद उसकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो है उसे शिक्षण प्रदान करना या उसे रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करना, दैट इज डायग्नोस्टिक मेथड। नेक्स्ट, लविंग एंड सिंपैथेटिक बिहेवियर बाय द टीचर। एक टीचर के द्वारा जो बच्चा हकला रहा है, तुतला रहा है, फिजिकली कोई इम्पेयरमेंट है उसे, या कोई बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, कमज़ोर है, स्लो लर्नर है, उस बच्चे के रिगार्डिंग टीचर को जो है अपना लविंग बिहेवियर और सिंपैथेटिक बिहेवियर जो है रखना चाहिए, ना कि उसको डरा कर धमका कर ज़बरदस्ती पढ़वाना चाहिए या रट्टा लगवाना चाहिए, बल्कि प्यार से जो है उसके साथ डील करना चाहिए, उसकी प्रॉब्लम को समझना चाहिए, वही डायग्नोस्टिक मेथड अप्लाई करना चाहिए, रेमेडियल टीचिंग देनी चाहिए, और लविंग बिहेवियर जो है रिगार्डिंग लर्नर रखना चाहिए। रिमूव स्टूडेंट्स इमोशनल डिफेक्ट्स। अगर किसी बच्चे में पढ़ने के रिगार्डिंग डर है, जो पढ़ने से डरता है, या इमोशनली वो डिस्टर्ब्ड है, नहीं पढ़ पा रहा है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, मोटिवेटेड नहीं है वो बच्चा, तो ऐसे बच्चों की प्रॉब्लम इमोशनली, जो उसके इमोशन उससे वीक कर रहे हैं स्टडी करने के लिए या रीडिंग करने के लिए, तो अगर वो डर रहा है उसके डर को दूर करना चाहिए, अगर वो रट्टा लगा रहा है तो उसे उस आदत से परे हटाना चाहिए, परे करना चाहिए। यदि कोई इमोशनली वीक है, बहुत दुखी है, तो उसके दुख का निवारण करके उसे पढ़ाना चाहिए, ना कि उसी इमोशन के साथ जो उसे ज़बरदस्ती पढ़ाया जाना चाहिए। एडेप्टेशन टीचिंग मेथड अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स एबिलिटी। हर एक बच्चे का पढ़ने, समझने, लिखने, करने का तरीका अलग अलग होता है, तो हर एक बच्चे को समझ भी अलग अलग तरीके से आता है, तो ये अलग अलग तरीका अकॉर्डिंग टू देयर नीड होगा कि जिस तरीके से बच्चा समझना चाह रहा है, तो पढ़ाने का तरीका जो है वो कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स एबिलिटी। सीरियल वाइज टेक्स्ट और लेसन, जो भी पाठ, जो भी पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है, वो सीरियल वाइज प्रोसेस चलना चाहिए, जैसे कि पहले अक्षरों का ज्ञान दिया जाना चाहिए, फिर मात्रा और संयुक्त अक्षरों का ज्ञान देना चाहिए, फिर उसके बाद वाक्य पढ़ने का अभ्यास कराया जाना चाहिए, और ये सब कुछ हो जाने के बाद लास्ट में जो है उसे नोवेल, कविता, प्रोज, पोइट्री, ग्रामर, ये सब चीज़ें जो है पढ़ने की प्रैक्टिस करवाई जानी चाहिए। मतलब सीरियल वाइज ये प्रोसेस चलेगा, ना कि हम स्टार्टिंग में ही बड़ी सी बुक या ग्रंथ उसे पढ़ने के लिए दे देंगे। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ पैराग्राफ्स। छोटे छोटे वाक्यों का प्रश्नों द्वारा अर्थ निकालना, और उसके बाद जो है अनुच्छेदों के अर्थबोध की परीक्षा करना। छोटे छोटे वाक्यों को, जो भी पैराग्राफ्स हमारे सामने होंगे, कंटेंट होगा, उसके रिगार्डिंग प्रश्नों के थ्रू, क्वेश्चनिंग के थ्रू जो है बच्चों को कितना समझ आया, क्या समझ आया, वो मतलब जो है, वो ज्ञान जो है बच्चों से निकलवाना, और जो बच्चे उत्तर दे रहे हैं उस उत्तर की बच्चों को कितनी समझ है उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना, दैट इज मीनिंग ऑफ पैराग्राफ्स, अनुच्छेदों का अर्थबोध। फिंगरिंग वाइल रीडिंग, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है। जैसे छोटी क्लास में हमारे टीचर हमको कहते थे ध्यान नहीं होगा तो हाँ जी ABC स्टूडेंट बताइए कहाँ पहुँचे, कहाँ पढ़ रहे थे, उंगली रखिए, तो उस स्थिति के लिए। या फिर हम यूँ कहें कि पुटिंग फिंगर, पेन और एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द वर्ड एंड सेंटेंसेस वाइल रीडिंग, कि जब भी हम पढ़ रहे हो तो उस समय पढ़ते पढ़ते
लाउड रीडिंग या मॉडल रीडिंग करवाई जा रही है। अब लाउड रीडिंग मॉडल रीडिंग क्या है, इसके लिए आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, वहाँ पे ये चीज़ बताई गई है। तो मॉडल रीडिंग या लाउड रीडिंग करते समय जो है फिंगर भी साथ साथ चलनी चाहिए, फिंगर, पेन या एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। राइट द रीडिंग मटेरियल, जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती है तो रीडिंग स्किल को एनहांस करने के लिए ज़रूरी है जो भी पढ़ाया जा रहा है उस मटेरियल को, उस कंटेंट को लिखा जाना चाहिए थ्रू टीचर, सॉरी थ्रू स्टूडेंट्स बाय लर्नर। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बाय टीचर, बच्चा जिन भी शब्दों का गलत उच्चारण कर रहा है उस अवस्था में ये होना चाहिए, या तो उसका स्थान परिवर्तन कर देना चाहिए, हेजीनेस की हमने जो बात करी थी, या दूसरा, माफ़ कीजिएगा, हेजीनेस की हमने बात नहीं की थी, स्थान परिवर्तन हमने बात की थी, रिलोकेशन या ट्रांसफेरेंस की बात की थी हमने। तो या टीचर को बच्चे के अशुद्ध उच्चारण के बारे में बताना चाहिए कि आप इस शब्द या वर्ण का गलत उच्चारण कर रहे हैं, और टीचर के द्वारा जो है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन की जानी चाहिए, और उस करेक्ट प्रोनाउंसिएशन की इमिटेशन जो है बच्चे से करवाई जानी चाहिए। तो इन चीज़ों के द्वारा भी हम रीडिंग स्किल को एनहांस कर सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? If you have any doubt or any kind of query, then you can ask in comment section where I will try to answer your questions. So thank you so much for thank you so much for giving your time and watching this video.